नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत संजय बोराजी, जे कल्याणवरनं आलेले आहेत आणि त्यांच्याशी त्यांच्या परिक्रमेबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत, गप्पा मारणार आहोत. त्यांचे अनुभव आपण जाणून घेणार आहोत. परंतु ते हिंदी भाषी असल्यामुळे आपण त्यांच्याशी हिंदीमध्ये इंटरव्ह्यू बोलणार आहोत आणि आजचा इंटरव्ह्यू हिंदीमध्ये होणार आहे. ज्यांना हिंदी समजत नाहीये त्यांच्यासाठी मराठी सबटायटल असतील तर त्यांनी सबटायटल लावून तो व्हिडिओ बघावा, अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. तसंच आपला व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला नेहमी जी विनंती करतो ती मी करत आहे की तुम्हाला चॅनलवरचे जर व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन येईल. तसंच मी आपल्या स्क्रीनवर QR कोड देणार आहे. ज्यांना पण चॅनलला सपोर्ट करायचं आहे ते QR कोड स्कॅन करून आपल्या चॅनलला सपोर्ट करू शकतात. तर आपण स्वागत करूया संजयजींचं भारत भ्रमंती चैनल। आपका स्वागत है भारत भ्रमंती चैनल में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपके बारे में थोड़ा प्रेक्षकों को बताइए कि आप पहले क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल, उसके बारे में। हाँ, तो जैसे आपने बताया, मेरा नाम संजय बोरा है। मैं बेसिकली उल्लासनगर से बिलोंग करता हूँ और पहले मैं शिपिंग कंपनी में था, मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी में था एज अ बिजनेस कंट्रोलर, या बिजनेस एनालिस्ट करके बोल सकते हो। और मैं कंपनी के थ्रू ही पहले विदेश में भी था, दुबई, यूके। फिर कोरोना के बाद मेरे पिताजी अनफॉर्चुनेटली कोरोना में एक्सपायर हो गए थे, तो तभी हमारी कंपनी ने हमको अलाउ किया था वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम में जब यूट्यूब चालू करके मैं कुछ देख रहा था तो सडनली एक दिन पॉपअप हो गया नर्मदा परिक्रमा का कि एक आदमी बैग लेके रैक लेके चल रहा है पूरा वीराने में। तो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि क्या है, और वो एक्साइटमेंट कब यानी वो एक जुनून बन गया वो पता ही नहीं चला। और उसमें एक लिखा हुआ था कहीं तो कि जो ये परिक्रमा करता है पैदल, उसके 7 पीढ़ी का मोक्ष हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी जो हैं वो कोरोना में एक्सपायर हो गए थे, उनकी किडनी फेल हो गई थी। तो उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये मैं परिक्रमा मेरे पिताजी के लिए उठाऊंगा। ऑफिस से 6 महीने 8 महीने की, मुझे पता नहीं था कितना टाइम लगने वाला है, तो इतनी छुट्टी मिलती नहीं है। तो 22 ईयर्स मैंने मर्क्स में, जो मेरी शिपिंग कंपनी थी, उसमें काम करने के बाद मैंने पेपर डाल दिए और फिर मैं परिक्रमा के लिए निकल पड़ा। उसमें मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, ऑब्वियसली इन शॉर्ट पूरे घर वालों ने काफी सपोर्ट किया। बराबर। और जो आगे की जो जर्नी थी वो काफी इजी और अच्छी तरह से हो गई मेरी। हाँ, उसमें ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो यूट्यूबर्स हैं जैसे आप हैं, जिनके चैनल्स हैं इतने, तो वो चैनल्स ने काफी सपोर्ट किया इनडायरेक्टली डायरेक्टली, क्योंकि आप जो एक्सपीरियंस लेते बताते हो, या जो दूसरे यूट्यूबर होते हैं जो बताते हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो वो माइंडसेट इतना हो गया था अच्छी तरह से कि सब अच्छा हो गया। और अब जैसे मैं आगे बढ़ा और अभी ये डिसाइड करके रखा हुआ है कि आगे जाके पैदल चलूं कि न चलूं, लेकिन ये डिसाइड है कि जितना दिन मैंने परिक्रमा में लगाए थे, तो मेरे 116 दिन लगे थे परिक्रमा पूर्ण करने में। 5 नवंबर 2025 मैंने ओमकारेश्वर से परिक्रमा स्टार्ट की थी और 26 को वहां पे ही मैंने पूर्ण की। तो वो उसी टाइम पे मैंने मैया जी के सामने बोल दिया था कि ये 116 दिन मैंने आज के तारीख में लोगों से सेवा ली है, मैया मुझे इतना समर्थ करना कि ये 116 दिन कम से कम मैं अपने जीवन में से निकालूं, और जो दूसरे परिक्रमावासी फ्यूचर में होंगे उनकी मैं सेवा करूं, फिर आश्रम में हो, बाय रोड पे हो, कैसे भी हो, लेकिन उनकी सेवा करूं। तो आगे जाके वही मेरा प्लान है कि जो परिक्रमावासी है उनकी सेवा करना। परिक्रमा शुरू करने से पहले आपने मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को कैसे तैयार किया था? अच्छा, तो हमारी जो कुलदेवी है वो है आशापुरा। तो जनरली हम लोग हर नवरात्रि में आशापुरा जाते हैं, जो दशहरे के टाइम पे जो आती है नवरात्रि, उसमें तो हर साल मैं 100 किलोमीटर चल लेता हूँ, जो 2 दिन में हो जाती है। तो वो मुझे मालूम था कि चैलेंजेस कैसे आएंगे, पर 100 किलोमीटर और 3,500 से 4,000 किलोमीटर में बहुत बड़ा फर्क है। तो उसके लिए मैंने फिर क्या किया, जैसे आपके चैनल हैं जहाँ और यूट्यूबर हैं जो पर डे का डेली बेसिस पे जो अपने कवर करते हैं यात्रा के दौरान, तो उनके मैंने वीडियोस देखे ताकि मैं मानसिक रूप से पहले ये सेट हो जाऊं कि वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और क्या हो सकता है, खाने के हिसाब से, रहने के हिसाब से, या फिर मॉर्निंग में जो भी हम लोग रूटीन काम करते हैं उसके लिए कैसा है, ये सब। फिर मुझे लगा कि ये मैं कर सकता हूँ तो आगे बढ़ूँ, वरना मुझे वो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था
कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है कि 5-6 दिन जोश में चले जाओ फिर वापस घर लौट जाओ, क्योंकि मैं परिक्रमा के दौरान भी देखा है काफ़ी लोग निकल जाते हैं, बराबर। या तो फिर लोग फिर गाड़ियों में बैठ जाते हैं। तो जब मैंने सब देखा और अपने आप को फिर मेंटली प्रिपेयर करने के लिए रोज के मैं 8-10 किलोमीटर भी चलता था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं। और फिर जैसे लोग वीडियोस में भी बताते हैं कि मैया खुद बुलाती है, तो फिर जब मैया बुला ही रही है तो फिर एक विश्वास करके मैं चला गया कि नहीं, अब जाना है तो जाना है। बराबर। तो वो पूरा क्लियर हो गया था। बराबर। आप अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की और मैया के साथ पहला अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यात्रा तो मैंने ओमकारेश्वर से ही की थी, क्योंकि सब चैनल्स वही सजेस्ट कर रहे थे कि जो बॉम्बे से लोग आते हैं वो अगर ओमकारेश्वर से करोगे तो आपको ये इजी पड़ जाता है कि अल्टीमेटली आपको जो जल चढ़ाना होता है यात्रा के बाद, कंप्लीट होने के बाद, तो ओमकारेश्वर से ही आपका पूर्ण हो जाएगा, वहां पे जल चढ़ा के सीधा आप मुंबई के लिए निकल जाओ। तो मेरे को क्लियर था। और जो गणेश जी महाराज जी का जो आश्रम है, अनुभव कैसा था तो मैं आपको वो एक्साइटमेंट है, वो शायद ये मेरा पहला अनुभव भी था मैया जी के लिए। इसके पहले मैं गया था खाटू श्याम मंदिर राजस्थान में, तो उस टाइम पे बेमौसमी बारिश हो गई थी, तो पूरा मैं भीग गया था। जब मैं वापस आ रहा था तो बेमौसम बारिश थी, तो मैं पूरा भीग गया। तब तक मैंने टिकट निकाल के रखी हुई थी कि खंडवा से ओमकारेश्वर के लिए, और मुझे 4 तारीख को खंडवा से ओमकारेश्वर पहुंचना है और 5 तारीख से मुझे मेरी यात्रा प्रारंभ करनी है। तो उससे 1 महीना पहले, 15-20 दिन पहले मैं खाटू श्याम जी महाराज के वहाँ पे गया था। तो पूरा भीग गया था बारिश की वजह से, और ट्रेन भी पूरी एसी की थी। तो एसी में सडनली ये हुआ सर, मैं अकेला ही था, यानी ना मैं किसी बात कर रहा था ना कुछ, क्योंकि कोई पहचान में तो था ही नहीं। तो जब मैं ट्रेन में बैठ के वापस आ रहा था तो रात को 1-1:30 बजे अचानक है ना मुझे काफ़ी ठंडी शिवरिंग होने लगी और बुखार चढ़ गया, क्योंकि पूरा भीगा हुआ, ऊपर एसी वाली ट्रेन थी। तो अपने आप को पूरा ब्लैंकेट ओढ़ा के, यानी मुंह तक पूरा कवर करके, मैं अंदर शिवरिंग हो रही थी। 1:30 बज चुके थे, सब लोग सोए पड़े थे, और इतना बुखार चढ़ गया था कि मुझे लगा कि मेरे को चेन पुल करनी पड़ेगी या टीसी को बोलना पड़ेगा कि कुछ करो, कुछ मेडिसिन हो तो दो, नहीं तो मेरी तकलीफ हो रही है मुझे। और सडनली मुझे ये भी ख्याल आने लगे कि यहाँ पे तो 8-10 घंटे में तो मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा, यहाँ ट्रेन में इतने लोग हैं, चेन पुल करूंगा तो भी मुझे कहीं ना कहीं से मेडिसिन मिल ही जाएगी या मेरे को मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाएगा। बट यही कल अगर मैं परिक्रमा में जा रहा हूँ जंगलों में, है ना, कोई सुनसान एरिया में जा रहा हूँ, वहां पे ठंड होंगे, क्योंकि नवंबर में जा रहा हूँ, दिसंबर में तो ठंडी हो जाती है, और वहां पे मुझे अगर जंगल में अगर ऐसा कुछ हो गया, शिवरिंग या ऐसा कुछ बीमारी हो गई, बुखार चढ़ गया, तो फिर मेरी हालत क्या होगी? उस टाइम पे मुझे कौन संभालेगा? तो क्या मैं जो ये डिसीजन लिया है मैंने परिक्रमा अकेले करने का, वो राइट है या रॉन्ग है? उस टाइम पे मुझे कौन संभालेगा? और ये मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ, और शिवरिंग हो रही है, बुखार चल रहा है, ऐसे देख रहा हूँ तो इतना बुखार हो गया था। अब ट्रेन में एसी भी नहीं बंद करा सकता हूँ कि पूरी ट्रेन एसी वाली है। उतनी देर में सर आपको ये फील होता है कि आपके ऊपर कोई और एक ब्लैंकेट डाल रहा है। ये मैं ट्रेन की बात बता रहा हूँ, और मैं जो ये चैनल के थ्रू जो जितने लोग आपके व्यूअर्स सुनेंगे, मैं ये हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चमत्कार है या ये क्या है। मैं, मेरे साथ जो हुआ है, मैं आपके सामने वो चीजें रख रहा हूँ। बराबर। मुझे उसके आंसर मालूम नहीं है। बराबर। आप अपने विवेक से सुनिए, आपको लगता है ये कौन से अनुभव है, आप उनके हिसाब से कीजिए। इनफैक्ट मुझे भी बताइए कि ये क्या था, क्योंकि मेरे पास उसके जवाब नहीं है। तो सर जब मैं ब्लैंकेट पूरा ओढ़ के, उसके बाद भी ठंडी लग रही थी, तो मुझे ये फील हुआ कि कोई मेरे पे ब्लैंकेट डाल रहा है। उस टाइम पे मैं यही सोच रहा था कि नर्मदा मैया यहाँ पे तो ये लोग हैं, वहां पे मुझे कौन संभालेगा? और मेरे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि कहीं मैं बंद छोड़ तो नहीं दूं, इसे अटक ना जाऊं। सडनली फील हो रहा है कि कोई मेरे पे ब्लैंकेट डाल रहा है, और मैं जागा हुआ था, तो मैं सडनली सीधा ब्लैंकेट अपने नीचे उतार दी। एक व्हाइट ड्रेस में लेडी थी, 65-70 की, रात के 1:30 बजे हुए हैं, और मेरे पे ब्लैंकेट डाल रही है। और मुझे बोल रही, तुझे बुखार है ना, ठंडी है ना, तो ये तेरे को इसके लिए ओढ़ रही हूँ। और मैंने उसको जनरल एक क्वेश्चन कैजुअल पूछ रहा हूँ, पर मैया आप कौन हो जो मुझे ये डाल रहे हो रात को 1:30 बजे, और आपको कैसे मालूम पड़ा कि मुझे बुखार और ठंडी लग रही है? सर उसका जवाब था, नर्मदा मैया ही समझ लो।
है ना। आप जस्ट इमेजिन अरे। कीजिए सर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अरे। आप किसी को ट्रेन में जानते नहीं हो, हाँ। आप चुपचाप चादर ब्लैंकेट डाल के आप अंदर रो रहे हो कि यहाँ पे मेरी ये हालत है, तो मेरी नर्मदा परिक्रमा में क्या हालत होगी बराबर। अगर वहां पे मुझे कुछ हुआ तो। और सडनली कोई एक औरत है व्हाइट कलर के ड्रेस में, उसके मुंह पे जो स्माइल थी ना, मैं अभी तक नहीं भूल पा रहा हूँ। जैसे एक मंथ स्माइल थी। मैंने उसको बोला, आप कौन हो मैया जो ये डाल रहे हो? और शायद मैंने मैया नहीं बोला होगा, मैम बोला होगा, क्योंकि तब तक आपके मुंह में रहता नहीं है। और मैं कॉर्पोरेट से हूँ, तो मेरे मुंह में मैम रहेगा। मैंने, मैम आप कौन हो जो मुझे ये डाल रहे हो? तो उसके मुंह में एक स्माइल थी और मुझे बोला, तेरी नर्मदा मैया ही समझ ले। और मेरे दिमाग में ये बैठा कि मैंने कहीं पे भी किसी को भी नर्मदा जी के बारे में बोला ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता है। तो फिर ये कैसे मेरे को ये बोल रही है? फिर उसने मुझे बोला, ये गोली खा ले, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये बात है कि उसने मुझे गोली दी और मैं गोली खा के पानी पी रहा हूँ सर, 1 मिनट भी नहीं हुआ, मुझे मेरे दोनों ब्लैंकेट साइड पे रख के ऐसे ही सोना पड़ा। और मॉर्निंग में उठो, उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने क्या मिस किया। फिर वो औरत मेरे को दिखाई नहीं थी। तो मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं आपके यहाँ पे जो आया हूँ, मेरे खुद के प्रश्न जो है ना, कि ये जो एक्सपीरियंस हुए, उसका क्या मेरे को खुद के इसके जवाब नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको अप्रोच किया है कि आपके यहाँ पे हजारों में व्यूअर्स हैं जिन्होंने परिक्रमा की है और जिनको नॉलेज है। तो प्लीज मुझे बताएं कि जहां जहां पे मैं आपको ये मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसके मतलब क्या होते हैं। ये मेरा पहला अनुभव था नर्मदा जी के साथ। और फिर आपको लगता है कि जो मुझे परिक्रमा से पहले इतना संभाल रही है, सवाल ही नहीं है मुझे परिक्रमा में नहीं संभालेगी। तो ये मेरा पहला अनुभव था सर। अभी जब आपने ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाई, हाँ, उस दिन से पहले दिन से लेके हाँ, आपको क्या क्या अनुभव रहे, कैसे रहे, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। पहले दिन के बारे में बताएंगे सर, अनुभव तो ऐसे हो रहे हैं जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, मेरा 5 नवंबर से मैंने परिक्रमा स्टार्ट की थी और मेरी पूर्ण हुई थी 26 फरवरी 2026 को। तो मैंने 116 दिन में मेरी परिक्रमा पूर्ण की। आज मुझे तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। और जैसे मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी अनुभव, चमत्कार, इसमें कभी विश्वास ही नहीं करता हूँ, नहीं करता था। एक्चुअली ये बोलना चाहिए कि नहीं करता था मैं, क्योंकि जब चैनल पे अनुभव की बातें होती थी, और ये मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी भी मांग रहा हूँ सबसे, कि जब मैं वीडियो देखता था यूट्यूब पे कि ये परिक्रमा अनुभव, तो मैं बैठ के हंसता था, गालियां देता था। गालियां यानी ऐसे ही उसके कि कितना बेवकूफ बना रहे हैं व्यूज बढ़ाने के लिए, चमत्कार, अनुभव, क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग। ऐसा कुछ होता नहीं है आज के जमाने में तो। पर आज मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना YouTube में बताते हैं ना, वो बहुत कम बताते हैं। एक्चुअली इससे ज्यादा लोगों को अनुभव होते हैं। जो YouTube में जो जितने लोग आते हैं अनुभव बताने के लिए, उससे ज्यादा अनुभव होते हैं सर, अगर आप दिल से जाते हो, श्रद्धा से जाते हो। तो इसके लिए जितने लोगों के लिए भी गलत सोचा था, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि नहीं, आप लोग सही थे, वाकई अनुभव होते हैं। अब जो मेरे अनुभव है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेन का, खाटू श्याम से आ रहा था और नर्मदा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो उसको पता कैसे चला जो मैं मन में सोच रहा हूँ। बट उसने चादर उड़ा दी, मेरे को गोली दे रही है, वो खाया, 2 मिनट भी नहीं हुई, पसीने पसीने। उसके बाद वो कहाँ पे, और मैं सो भी गया। सुबह फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने उसको पकड़ा क्यों नहीं, कौन थी वो आज तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। अब मैं आता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 5 नवंबर 2025 को मैंने स्टार्ट की परिक्रमा, दिवाली के बाद। तो पहले मेरा जो रात का जो मुकाम था, एक वहां पे आता है कामाख्या मंदिर, बीच में एक आश्रम आता है, कामाख्या मंदिर करके है, काफी अच्छा मंदिर था। तो वहां पे जो महाराज होते हैं, संत हैं, उन्होंने क्या बोला कि आपका ये फर्स्ट या सेकंड डे रहेगा, और ज्यादा करके यहाँ पे लोग हैं ना, वो रेसिंग करने के लिए आते हैं, दौड़ने के लिए आते हैं। वो सुबह 4 बजे 4:30 बजे निकल जाते हैं, जबकि रूल है कि सूर्योदय के बाद निकलो और सूर्यास्त के पहले आप कोई भी आश्रम या अपना स्थान पकड़ लो। तो वो बातें बता रहे थे, और मेरा भी फर्स्ट डे था, तो मैं थोड़ा और एक्साइटेड था इन्वॉल्व होने में, नॉलेज गेन करने में, जितना मिल सके उतना। तो उन्होंने बोला कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे तेंदुए घूमते हैं,
पूरा सर्कल मार देते हैं, राउंड मारते हैं उसकी, क्योंकि ये एरिया है, उसकी टेरिटरी है। और लोग समझते नहीं है, यहाँ पे लोग 4:30-5 बजे निकल जाते हैं। तो आप सवेर 6:15 6:30 बजे जैसे सूर्योदय हो उसके बाद निकलें। हमारा जो आश्रम का गेट है उसको भी क्रॉस मत करो, बराबर, क्योंकि अगर आप ऐसे ही निकल गए तो उस टाइम पे अगर वो अटैक कर सकता है। हाँ, तो मैं तो पहले दिन पे ही ना शांत हो गया कि भाई ये तो पहले दिन से यहाँ पे जानवर की बातें हो रही हैं, और हो सके तो 2-3 जने साथ में निकलो। डन। दूसरे दिन, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था, दूसरे दिन सूर्योदय हुआ। बॉम्बे में सूर्योदय कभी देखी नहीं है हम लोगों ने, बिल्डिंग इतने हैं। तो मैं फोटोज निकालने लगा, घर वालों को दिखाने लगा कि ये सूर्योदय हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है। एक्साइटमेंट थी। तो जो मेरे साथ जो थे वो वारकरी वाले थे, जो एक दिन में 40-50 किलोमीटर काटने वाले। तो पहले दिन तो उन लोगों ने 30 किलोमीटर पे बैठ गए, तो दूसरे दिन उन लोगों ने चालू कर दिया। तो अब मैं वीडियोस में बैठा हुआ था तो मैं थोड़ा पीछे हो गया। तो अब ये हो गया कि मेरे दिमाग में था कि उसने बोला था कि ये जंगल है, यहाँ पे जानवर है, और मैं अकेला, और मैं निकला भी अकेला ही था एक्चुअली। तो मैं नर्मदा मैया को बोल रहा हूँ कि मैया तो दूसरा दिन है और आज ही तूने मुझे अकेला कर दिया। यानी आप जितना आगे आपकी नजर जाती है, ना आगे कोई था ना पीछे कोई था, लेफ्ट राइट तो कुछ मतलब ही नहीं है, रास्ता सीधा है। तो मैंने बोला मैया यानी मैं अकेला हो गया यार। और मैं मैया को कभी भी वो जो देवी चतुर्भुज ऐसे करके नहीं, यार करके बोलते थे, मैया यार मैं अकेला हो गया यार, घूम भाई करूं। और मैं ना आपको सीधा बोल रहा हूँ, यानी मैं किसी की भी यानी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मेरी मैया मेरे साथ, आपकी मैया आपके साथ। मैं पहले से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। फिर मैं मैया को भी बोलता था, मैया यार कितना साल तक तू वही साड़ी वाड़ी पहनेगी, कंफर्ट जोन, तू मेरे साथ ही चल कंपनी देने के लिए, जीन्स बीन्स पहन, आराम से व्हाइट टी शर्ट पहन, 21 सदी की है तू, ऐसे करके मस्ती में मैं बात कर रहा हूँ उससे। तो फिर ये मेरा तभी बचपना मुझे लग रहा था, ये उम्र में भी, कि यार चल आराम से जीन्स बीन्स पहन, तू भी साथ में चलते, दोस्त है तू मेरी, चल तेरे भरोसे तो आया हूँ। और अंदर से डर भी लग रहा है कि पीछे कोई जानवर ना आ जाए। तो फिर मेरे मुंह से निकल गया कि मैया सच में अकेला कर दिया तूने मेरे को दूसरे दिन पे ही। और सर उसके बाद मैं 3 कदम आगे चल रहा हूँ तो आपको पीछे से आवाज आता है, चुन चुन चुन, घुंघरू की आवाज। तो मैं पीछे देखूं तो कोई नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि मैं, आपकी जॉब जो थी वो एनालिसिस की थी, तो आप हर चीज में पहले उसके रीजन ढूंढते हो। अब रीजन क्या रहेगा मेरे पास, कि जो मेरा करमंडल है उसका भी आवाज आ सकता है। मेरे डंडे में जो दंड था उसमें घुंघरू नहीं थे, है ना। मेजोरिटी यही एक था मेरे पास मेटल का, जो मेरा करमंडल था। अब करमंडल मेरे सामने है, उसका आवाज पीछे से तो नहीं आ सकता है, चुन चुन करके तो नहीं आएगा, उसका टैंट कुछ भी आएगा। तो भी मैंने अपने आप को कन्विंस करने के लिए मैंने करमंडल को फिर से हाथ से ऐसे पकड़ लिया कि थोड़ा भी हिले नहीं। और जैसे मैं रुक जाऊं तो आवाज बंद हो जाए। फिर मैं अगर स्पीड में चलूं 1 2 4 5 कदम तो पीछे 5 बार आएगा, चुन 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 चुन। सर ये 3-4 बार मैंने ट्राई किया। 2 कदम चलो रुक जाओ तो आवाज बंद, तो 2 बार आएगा, 5 बार चलो तो 5 बार। अल्टीमेटली मुझे अभी भी गुस्बम्स हो रहे हैं। इतना डर लगने लगा कि एक शक्ति जो यूनिवर्स शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है, वो आपको फॉलो कर रही है। और मैं वहां पे रो पड़ा और मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैया मेरे से गलती हो गई जो मैंने देखो बोला कि तू मेरे साथ चल, वो शेर आएगा ना वो चलेगा, तू ये पीछे पीछे ऐसा कर रही हो, मेरे को डर लग रहा है, और मैं नहीं सह पा रहा हूँ। यानी आप नहीं सह पाते सर, आप में वो शक्ति नहीं है, क्षमता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे में वो क्षमता नहीं है कि वो यूनिवर्स जो आपके पीछे शक्ति एक चल रही है। और मैं रो पड़ा, मेरा मैया मेरे को क्षमा कर, तूने मुझे ट्रेन में दे दिया था कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, फिर भी मुझे विश्वास करना था, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया कि मैया तूने अकेला कर दिया, छोड़ना यार, छोड़ देना, अभी हो गया। और मैंने बोला मैया माफ कर मुझे। और उस टाइम पे मुझे 2 चीजें रियलाइज हुई। एक कि हाँ आपके साथ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ मैया चल रही है। तो जितने भी यूट्यूबर मेरे से पहले जो बोल के गए तो मुझे उसी टाइम पे समझ में आ गया कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, वाकई है। और दूसरा ये समझ में आ गया कि हम लोग जो मंदिर में जाके बोलते हैं कि तेरे दर्शन चाहिए, ये चाहिए, सर अपनी क्षमता नहीं है। पीछे सिर्फ एक घुंघरू का आवाज आता है तो आप डर जाते हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कौन है। आप 10 बार पीछे देखते हो, पीछे कोई नहीं है। यहाँ पे झाड़ियां भी नहीं थी कि मैं ये सोचूं कि चलो कोई होगा। आप पूरा यहाँ पे आप अकेले ही हो पूरे रेंज में, और फिर भी आपको आते
फिर जब मैंने माफी मांगी, मैंने बोला मुझे क्षमा कर बच्चा समझ के, और फिर थोड़ा आगे चला, 2-3 कदम, देखा आवाज नहीं है, तो फिर हाश हो गई। तो वो दूसरा अनुभव था मेरा। उसके बाद सर, यानी मेरे तो अनुभव तो ऐसे छड़ी है सर, हाँ। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, अच्छा मैं आपको ये भी बोल देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो यात्रा में मेरे साथ मिले होंगे, जब आपका चैनल देखेंगे। मैंने कभी पूजा नहीं की, वो दिया बत्ती रोज सुबह नहा के ये करना, नहाता था, मन में जितना जाप करना है वो जाप करता था मैं, लेकिन कभी पूजा करना, दिया करना, ये सब, ये मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने बोला मैया तू मेरे साथ चल रही है। मैं कैसे करता था, 1-2 जनों का ध्यान चला गया था और उनकी आंख में आंसू भी आ गए थे कि तू यार ऐसी भक्ति करता है। मैंने हाँ। तो उन्होंने बोला यार तेरे को तो मैया देखना जरूर दर्शन देगी। मैं क्या करता था, क्योंकि मैंने चैनल्स पे काफी सुना हुआ था कि आगे शूलपानी मिलेगा, वहां पे जो पहाड़ है वहां पे मैया खेलती है, मैया सबको संभालती है, पहुंच जाती है। तो जब मैं बैठता था ना कहाँ पे भी, तो दिखा, तो जब सब जन सो जाते थे या सब अपने अपने पूजा में रहते थे और मैं अकेला ही था, तो मैं अपनी मैया को निकालता था, और वो जो मेरे फॉर्म ऑफ बोतल में जैसे थी, अब जैसे सपोज एक एग्जांपल के लिए, ये अगर मैया की बोतल है, बोतल तो नहीं बोलना चाहिए, मैया ही है, लेकिन बोतल में 2 मिनट के लिए, तो मैं ना उसको ऐसे गोदी में रख के फिर नीचे से उसको ऐसे प्रेस करता था। मैं तेरे पैर दबा रहा हूँ, पूरा दिन थक गई होगी ना तू, शूल पानी, फिर यहाँ पे वहां पे, और तू तो यहाँ पे, मैंने सुना है तू यहाँ पे बच्चे के रूप में है, तो मैं तेरे पैर दबा रहा हूँ कि पूरा दिन तो थके। और जब मैं इसको ऐसा ऐसा करता था ना, और सामने विजुअलाइज करता था कि मेरी मैया बेचारी कितनी थक गई होगी सुबह। फिर मैं बोलता था मैया, लोग बोलते हैं कि 6:30 बजे के बाद जाओ, सूर्योदय में जाओ, यहाँ पे तो हम लोग सुबह 4-4 बजे चले जाते हैं, तो तू तो 4-4 बजे उठ के सबके लिए काम करती होगी, कितना थक गई होगी। तो जब मैं इसके ऐसे ऐसे प्रेस करता था, तो इतना मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाता था, मेरी आंख में से आंसू आ जाते थे कि यार मैं तो एक दिन चला हूँ, ये तो पूरा दिन बेचारी सबके लिए काम कर रही है। उसको अगर हम लोग कन्या के रूप में ही ले रहे हैं, तो ये लड़की कितनी सॉफ्ट है, उसको आप लोग कितना, हम लोग इसको हैरान कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे पाँव दबाता था। तो मैंने कभी पूजा नहीं की, पर ये जब इसमें मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता था, इसमें मेरी आंख में से आंसू निकल आते थे। तो कोई संत ने देख लिया था, तो बोला तेरी ये भी पूजा में काउंट होगी। तो मैं ऐसे अपने में बातें करता था मैया से, अकेले में चलो, और कोई बात करने वाला था नहीं, और ना ही मैंने चॉइस भी रखी थी। तो मैंने जैसे आपको ये दूसरा बताया घुंघरू का। अच्छा, उसके बाद मुझे आपके चैनल पे एक लड़की आई थी, मैया आई थी, जो यूके से थी, काफी टैलेंटेड थी, काफी श्रद्धावान थी। उसने तो अपना बिजनेस तक बंद कर दिया था यूके में, नर्मदा जी के लिए। तो हम दोनों साथ में चल रहे थे, और मैं भी यूके में था कुछ टाइम के लिए, तो फिर एक बॉन्डिंग भी बन जाती है कि साथ में मुंबई, साथ में। लेकिन उसको मेरे बारे में इतना कुछ पता नहीं था कि मेरे मन में क्या क्या चल रहा है। तो जब आप यात्रा करते हो, तो फिर आप वो ओरा में आ जाते हो, फिर आपका काम धंधा बिजनेस नहीं, फिर आप भक्ति भाव में आ जाते हो। तो अभी इनिशियल डेज थे, तो मैंने ये सोच के रखा था कि मैं इतना मेरी कुलदेवी का नाम लूंगा, इतना मैं जो मेरे इष्ट देव हैं उसका नाम लूंगा, और फिर बाकी का जो जितना दिन समय रहेगा वो नर्मदे हर मन में जाप करता रहूंगा। अभी मेरे मन की बात मुझे ही पता थी, किसी को पता नहीं थी। तो जैसे शूलपान में सेमलेट करके आता है, हम लोग जैसे शूलपानी में चल रहे थे, और वो मैम के साथ जो मैया है, पूनम नाम था उनका, उनके साथ में चल रहा था। तो चलते चलते, और मैं पता नहीं क्यों मैं 1-2 दिन से भूल गया था हमारे कुलदेवी आशापुरा का नाम लेने, क्योंकि स्टार्टिंग था, अभी तक आदत रूटीन पड़ा नहीं था। तो ऐसे चलते चलते पूनम जो थी मैया, वो मेरे मुंह में देख रही है, वो बोलते क्यों रे आजकल आशापुरा का नाम नहीं लेता है। वो मेरे को स्ट्राइक हुआ, बोला हाँ रे सच में मैं पिछले 2-3 दिन से नहीं ले रहा हूँ। बोला क्यों बंद कर दिया, नाम ले, तूने बोला था ना कि मैं लूंगा। मैंने अरे यार 2-3 दिन अभी क्या नया हूँ ना, तो मैं भूल गया। और फिर मैंने बोला हाँ बराबर तूने बोला, थैंक्स यार, और मैं चलने लगा। 15-20 मिनट के बाद मैं उसको बोलता हूँ लेकिन तुझे कैसे मालूम पड़ा कि मैं ये नाम लेता हूँ और मेरे को इतना नाम जाप करना है। मुझे पता नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। उसका ऐसा था कि मुझे पता नहीं है, पर तूने इतने टाइम से बोला नहीं है, तो मेरे मुंह से निकल गया। तब मैंने हाँ सच में मैंने अपनी कुलदेवी का नाम लिया ही नहीं इतने दिनों से, जितना लेना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस रहा मेरा। उसके बाद सर एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि
पूरा यानी आपको जैसे पिक्चर में होता है ना क्लाइमेक्स सीन, तो ये जो है, और यही चीज मेरे को सताए जा रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब हम लोग उल्लासनगर में रहते हैं। उल्लासनगर में कोई जमाने में जंगली तो नहीं है, जो सुअर होते हैं, पिग बोलते हैं या डुक्कर सुअर जो भी बोलते हैं आप लोग, तो वो काफी होते थे। अब वो कैसे होते थे ना, हम लोग वहाँ पे पत्थर मारो, कुछ भी करो, उसके बगल से निकल जाओ, वो ऐसे ही बैठे रहते थे। तो मेरे दिमाग में वही था, सुअर ही होते हैं। अब जंगली सुअर कितने खतरनाक, वो तो कभी इंटरेक्ट हुआ ही नहीं, मुंबई में तो कभी देखा ही नहीं हम लोगों ने कि कैसे दिखते हैं। टीवी में चैनल्स में जो दिखते हैं वही। अब मेरी जो रैक थी वो 8-9 किलो की थी, आगे बैग नर्मदा जी की, हाथ में करमंडल, एक हाथ में दंड, तो सब ऑक्यूपाई, सैंडल पहने है ना। तो झाड़ी में से मैं कहाँ पे, मैं भैरवनाथ जी के एक मंदिर में जाने वाला था, और वहां पे मैं अकेला था। तो वहां पे तो झाड़ी में से एक वो सुअर आ गया, जंगली सुअर, और वो पूरा चार्ज था, पता नहीं क्यों, पहले से गर्म था, ताव में था। तो सामने आके खड़ा रह गया, यानी हार्डली मैं बोलता हूँ 15-20 फुट की डिस्टेंस भी, 15 फुट पकड़ लो सेफर साइड के लिए। 15 फुट में वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, और फुल चार्ज है, यानी अटैक करने के मूड में। अब मेरे हाथ में सिर्फ दंड ही था, मैं नर्मदे हर कर रहा हूँ। तो जैसे मैं दंड को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, उतना वो और चार्ज हो रहा है। उतनी देर में एक दूसरा भी निकल आया उसके साथ, दोनों चार्ज थे फुल, ऐसे मेरे को अटैक करने के लिए। और मैं वहां पे सडनली में खड़ा रह गया, और ये हार्डली मेरे को 5 या 6 दिन ही हुए थे परिक्रमा में। तो मैं खड़ा हूँ, मेरे 15 फीट पे 2 बड़े से हट्टे कट्टे सुअर हैं, पूरे दांत वाले, और मैं नर्मदे हर खाली कर रहा हूँ, और वो सर भाग भाग के मेरे पास आ रहे हैं, और मैं ये समझ रहा हूँ कि उनके दांत देखे कि मैं यहाँ पे मेरे को फाड़ डालेंगे, और मैं गया, यहाँ पे मैं खत्म हुआ। दोनों, मैं अकेला, कोई नहीं, हार्डली 3 फुट 4 फुट, हार्डली, यानी इतना भी नहीं। और डंडे से क्या कर पाऊंगा, रैक है तो मैं ना घूम पा रहा हूँ ना कुछ, क्या कर पाऊंगा, बस खड़ा ही हूँ कि मैं सामने देख रहा हूँ, मेरी आ रही है अंतिम आशा। हार्डली 3-4 फुट बचा, कहाँ से एक कुत्ता ऐसे जंप मार के आता है, और मैं डॉग को देख रहा हूँ, जो कुत्ते को, कि ब्लैक कलर का इस पे ये डॉट है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सामने से जा रहा है, सीधा उन दोनों पे अटैक करके, दोनों सुअर को, और उनको इतना दूर लेके भगा दिया उसने। यानी 2 सेकंड अगर और होते ना तो मुझे फाड़ डालते। क्यों, 2 जने साथ में आ रहे हैं, तो मैं तो खत्म कर डालते, मुझे गिरा देते, पूरा फाड़ डालते मुझे। सिर्फ 2-4 फुट के डिस्टेंस पे कहीं से एक कुत्ता आ जाता है, उन पे से जंप मारता है, उन दोनों को घसीट के जाता है, और मैं देख रहा हूँ काले कुत्ता है, और यहाँ पे पीठ पे ऐसे डॉट है, और मैं वहां से निकल गया। बस थोड़ा आगे जाके जो मुझे भैरवनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने, सर वहां पे जब जाता हूं तो भैरवनाथ जी के मंदिर के बगल में जो कुत्ता, मुझे पता भी नहीं था उनके यहाँ पे वैसे डॉग्स के फोटो रहते हैं, वही काला कुत्ता, वही डॉट, और आप जब उसके मुंह में देख रहे हो ना, आपको ऐसा लगता है जैसे दोनों स्माइल दे रहे हैं आपको। यानी उस टाइम में ऐसा रो पड़ा कि भगवान कितना बचाओगे मुझे। यानी उस टाइम पे आप अकेले थे, 1 मिनट के अंदर वो आपको 1-2 सेकंड में आपको फाड़ डालता। कहाँ से एक कुत्ता आता है, उसको भगा के चला जाता है, और फिर आप थोड़ा आगे जाके देखते हो तो वही फोटो में है काला जो डॉट थे, और आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपके मुंह में देख के हंस रहा है कि अरे हम लोग हैं। जैसे स्वामी समर्थ का है ना, व्यूर नकोस में पाटिशी है सर, यानी आप 5 दिन में घुंघरू देख रहे हो, वो पूनम मैया जो है उसका मेरे सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप साथ में चलते हो तो आप हमेशा साथ में चलते हो, आप आगे पीछे भी हो जाते हो काफी बार रास्ते पे, क्योंकि आपने ये भी एक डिसाइड किया होता है कि ये मेरी परिक्रमा है। आप किसी से दोस्ती बनाने के लिए, फ्रेंड सर्कल बनाने के लिए नहीं आए हो, मेरी खुद की परिक्रमा है, मुझे जितना इसमें आत्मज्ञान मिले या मेडिटेशन हो, क्योंकि आप साथ में रहते हो तो पंचायत होती है। तो हम दोनों ने भी यही डिसाइड किया था, मैंने और पूनम मैया ने, कि हम लोग अपने टीम में किसी को और इन्वॉल्व नहीं करेंगे।
क्योंकि उसका भी एक था कि अगर वो यूके से आई है तो उसको सिर्फ नाम स्मरण करने के लिए और अपनी परिक्रमा परिपूर्ण करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, और मुझे भी वही था। फिर आप दूसरों को इन्वॉल्व करो तो फिर कहाँ से आए हो, कितने घर में बच्चे हैं, कितने बीवी क्या करती है, ये क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, फिर पंचायत हो जाती है। तो हम दोनों ने डिस्टेंस बना के रखा था। काफी बार तो हम लोग को कोई बात करने आता था तो हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि हमारा मौन है, मौन हो कि नहीं हो, लेकिन हमारा मौन है, निकाल दो, इन्वॉल्व भी नहीं। और हम दोनों ने भी डिसाइड करके रखा था कि काफी बार वो आगे होगी या मैं पीछे, या वाइस वर्सा, ताकि हम अपना अपना नाम लें, उसमें भी बीच में किसके आए नहीं। तो ऐसे हो जाता था काफी बार। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कुत्ते वाली बात, यानी वो एक अजीब था कि यार 2 सेकंड का खाली था मेरा, 2 सेकंड, यानी मुझे लगता है जितना आप मैं हूँ, बस इससे 1-2 कदम पीछे आप पकड़ लो। उस टाइम पे मेरे को समझ में आया कि एक्चुअली वो होते क्या है जंगली सुअर। तो वो मेरे को एक अलग एक्सपीरियंस था। फिर भी मैं बोल रहा हूँ वापस से, चमत्कार है क्या है, मैं आप लोग के विवेक पे छोड़ रहा हूँ, या मेरा नसीब था। अच्छा, इसके आगे मैं अगर और जाऊं, काफी एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। शूलपानी में जब मैं जा रहा था तो लखनगिरी महाराज के लिए लोग बोट में जाते हैं। तो आप है ना, एक माउंटेन से आपको नीचे जाना पड़ता है, नदी में आपको नाव में जाना पड़ता है, और वो रोड थोड़ा, और वहां पे शूलपानी का जो जंगल है, तो उसमें जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो, उसमें जो पत्थर है ना वो राउंड शेप के हैं, गोल शेप के हैं। तो आपकी ग्रिप कितनी भी होने दो शूज की, पर अगर आप उसमें पैरों के उसके बीच में आ गए तो वो स्लाइड हो जाता है। और वो रोड भी सीधा नीचे है, ऐसा आपको सीधा नीचे जाना पड़ता है, नदी किनारे सीधा ऐसा एंगल है। तो जो लोग गए उनको आइडिया रहेगा मैं किस बात कर रहा हूँ। लखनगिरी महाराज के पहले तो मैं पहली बार मुझे नीचे उतरना था, और मैंने ऐसे देखे हुए थे यूट्यूब पे भी कि लोग ऐसे फिसल रहे हैं। तो मैंने बोला मैया देख, मैं तो तेरे लिए आया हूँ, अब यार तू ही मुझे बचा ले। यार तो मेरे मुंह में पड़ा हुआ ही है यार, अब तू ही बचाना मैया, ऐसा नहीं कि बस छोड़ दे। वैसे नहीं होता है, पहले बुला लो फिर तू कौन मैं कौन, ऐसा नहीं करना। तो ऐसे चल रहा था, फट करके मैं स्लिप हो गया। तो जब स्लिप हो गया तो ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है ना, तो हम लोग भी नीचे रख देते हैं, तो थोड़ा घसीट गया। तो ये जो मेरे थंब की ये एरिया है, ये पूरी यानी चमड़ी निकल गई और रैश हो गए, इसमें से खून निकलना शुरू हो गया। हालांकि था इतना ही पैच। तो मेरे मुंह से ना, हम लोग नहीं, जैसे हम लोग को कोई मैं आपको मारूं, आपको छोड़ना यार, तो मेरे मुंह से निकला, जा नहीं करनी है तेरी यात्रा। मेरे मुंह से निकल गया, जा नहीं करनी है तेरी यात्रा। एक तो बुलाती है खुद ही, यात्रा में आओ, यात्रा में आओ। पहले दिन से लोग बोलते हैं कि तुम नसीब वाले हो, 140 करोड़ जनता में देखो तुम लोग 1-2 लाख 5 लाख जो पब्लिक आती है, तुमको मैया ने बुलाया। ये क्या बुलाया, बुलाने के बाद सीधा पहाड़ से स्लिप करवा रही है, खून निकाल रही है, यात्रा ही नहीं करनी है, जा तेरी दिमाग खराब हो रहा है मेरा। सीधा उसको डांट रहा हूँ मैया को। तो जैसे बोट में बैठा, इसमें 2 साथ में मेरे अनुभव हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे बोट में तो और भी लोग बैठे थे परिक्रमा से, तो बोला बाबा क्या हो गया, मैंने यार स्लीप हो गया। बोला हाँ कोई बात नहीं, ऊपर से आप आ रहे थे ना, काफी लोग हो जाते हैं, थोड़ा संभाल लेना, वो पत्थर गोल है। उन्होंने समझाया, पर वो यहाँ पे जल रहा था, खून निकल रहा था, पूरा अंदर का मांस दिख रहा था। तो अब नाव में सब जने, पहली नाव थी एक्सपीरियंस की, क्योंकि उसके पहले कभी आई नहीं थी अभी तक के रूट में। नर्मदे हर लोग ऐसे हाथ ऊपर करके कर रहे हैं, और मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं करनी नहीं है तेरी नर्मदे हर, काय को मैं करूँ। मैंने अब तो ये है कि साला कि तू ये मेरे को सुखा के दे, बंद करके दे, तो मैं नर्मदे हर करूंगा। तूने बुलाया है, मैं तो अपने घर में टीवी पे दूसरे किशोर कुमार के गाने सुन रहा था, तू ही आई ना सामने से, उसको कर रहा हूँ। यानी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं अपने आप को हंस रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ कि तू ही आई थी ना से पॉपअप करके यूट्यूब में, और अब तू मेरे को ये कर रही है। मैं जा, तेरा करना ही नहीं है, जा बस यहाँ से मैं वापस निकल जाऊंगा घर। ये होता है क्या, ऐसा इंसानियत है क्या? मस्त बात कर रहा हूँ उससे। तो उस टाइम पे सामने जैसे आप बैठे ना नाव में, सामने एक बंदा बैठा था, काफी अच्छे एजेड आदमी थे। उन्होंने बोला बाबा जी आपको एक बात बोलूं। मैंने बोला बोलिए। तो बोलते हैं आप एक जंगल में रहोगे, और वो जंगल में आपको बाजरी का रोटी और आपको गुड़ मिलेगा, आप सिर्फ वही खाओगे, मैं आपको आज बोल के जाता हूँ। तो मैंने बोला लेकिन अभी तो मेरे को सिर्फ इतने दिन, 8-10 दिन, 10-12 दिन भी नहीं हुए थे।
मैंने आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? बोला नहीं, मुझे दिख रहा है कि आप एक जंगल में हो, उसमें आपको बाजरे का रोटला मिलेगा, रोटी मिलेगी। मेरे मुंह से रोटला इसके लिए निकला, हम लोग गुजराती हैं तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कि रोटी और आप गुड़ खा रहे हो, मेरे को सामने दिख रहा है। तो मैंने उनको बोला, महाराज जी मैं भी आपको एक प्रॉमिस करता हूँ आज, अगर मेरे को बाजरी का रोटा और गुड़ मिलेगा ना, दोनों को अलग अलग खाऊंगा, लेकिन दोनों को साथ में नहीं खाऊंगा। जितना मेरे से परिक्रमा हुआ, जंगल में तो खाऊंगा नहीं। आपका ये है ना चैलेंज को मैं देखना झूठ करूंगा। तो हंस रहे थे, हम मस्ती कर रहे थे, आखिर मेरे से बड़े थे, परिक्रमा में थे। मैंने देखो इसको तो मैं झूठ करूंगा। तो बोला हाँ ठीक है ना, जो दिख रहा है मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मस्ती कर रहे थे। चलो ये निकल गया पीरियड। यहाँ पे लखनगिरी महाराज के वहाँ पे गया, वहाँ पे बैठे, थोड़ी बहुत सेवा दी वहाँ पे मैंने, लिखना विखना जो भी था। सर विश्वास करो, जब मैं मॉर्निंग में उठाऊं, वो जो रेश और ये था ना सर, जैसी अभी चमड़ी है ना, वैसे पूरी चमड़ी। अरे बाप रे। इतना इतना जो दिखता है ना थोड़ा, क्या आप ऐसे मालूम, मैं ये कंफ्यूज था कि मेरे ये हाथ में लगा हुआ है कि ये हाथ में लगा हुआ है। सब पूरी चमड़ी जैसे थी ना वैसे थी। और आप जब ऐसे देखते हो बगल से मैया जा रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैया तेरे मुंह में देख के हंस रही है, अभी तो बात करेगा ना। हाँ ठीक है करूंगा। यानी आज जब मैं देखता हूँ कि मैया के चमत्कार, मुझे तो लिटरली ऐसा लग रहा था मैं मैया के साथ खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, वो मेरी मस्ती उड़ा रही थी। हम लोग मुंबई में एक शब्द है फिरकी लेना, वो कहाँ पे मेरी टांग खींच रही थी, कभी मैं उसको बोलता था किया तो कौन सा, गिरा है भी तो तूने। पर ये मैं भूल जाता हूँ कि वो चमत्कार ऐसे कितने लोगों को ऐसा होता है कि पूरा आपका चमड़ी घिस गया है, खून निकल रहे हैं, वो दूसरे दिन जैसे जैसे ये चमड़ी अभी है वैसे, यानी आप भूल भी जाते हो, आपको फिर रियलाइज होता है कल तो ये हुआ था। फिर आप ये अलग ही है, यानी मुझे पता नहीं मैं आपको किस तरह से समझा पा रहा हूँ, पर वो मेरे जो है ना, इसके लिए मुझे था कि मैं पागल हो रहा हूँ। इसके लिए मैंने आपको पहले बोला कि जो लोग ये सुन रहे हैं, इसमें कोई तो होंगे जिसको नॉलेज रहेगा परिक्रमा का इतना, शायद वो मुझे बताएं इसके मतलब क्या होते हैं। ये जो मेरे साथ हो रहे थे, यहां से मैं निकला आगे, घुंघरू का हो गया मेरा, ये हो गया। मेरे को जब मालूम है कि मैया है, तो उसके बाद सर आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि मैया तू मेरे साथ चल, ये चल वो चल, क्योंकि वो है आपके साथ। इसके बाद वो 10 बार आप उसको किसको अजमा भी नहीं सकते हो, अजमाना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि काफी लोग बीच में मुझे बोल रहे थे, अरे मैया को मैंने लड्डू मांगा, लड्डू मिल गया, मैया से मैंने जलेबी मांगी, जलेबी मिल गई। आश्रमों में जब रात को बैठो तो मेरे को बोलते बाबा जी आपने क्या मांगा। मैंने, आप लोग है ना एक गाना गाते हो, आरती करते हो कि मैया तू है बोली बाली खप्पर वाली। मैं खुद हंस रहा हूँ और मैया भी हंसती होगी तुम्हारे पे। मैया बोली वाली नहीं है, वो महाशानी है, बहुत होशियार है वो। तो बोलते हैं यानी, तो संत बैठा था, उसको ध्यान गया मेरी बात पे, तो उसने ध्यान से सुना, तो बोलता है क्यों बाबा जी, मैया बोली वाली नहीं है। वो भगवे में था ना, क्षमा करें महाराज अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन मुझे लगता है मैया तो बहुत होशियार है, बोली वाली नहीं है। तो बोला आप ऐसे क्यों बोलते हो, हंस के बोल रहा था वो। बड़े लोग थे, संत थे वो लोग, हम तो उनके सामने बच्चे हैं। तो मैंने बोला महाराज एक छोटी सी स्टोरी है कि एक महाराज जी थे, गुरुकुल चलाते थे, तो उनकी वहां से एक शिष्य दीक्षा लेके, जो भी उनके गुरुकुल में जो होता था 4 साल का जो भी कोर्स होता होगा, वो करके चला गया। फिर एक दिन वो 25 साल के बाद वो गुरुकुल में आता है और अपने गुरुजी को बोलता है, उसके गुरुजी तभी दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो अपने गुरुजी को आके बोलता है कि महाराज आपके गुरुकुल से, कुटिया से जाने के बाद मैंने 25 साल मैंने योग किया, हठ योग किया, और मैंने विद्या प्राप्त की, और मुझे आपको वो विद्या दिखानी है। इसके लिए आपको कल सुबह 4 बजे नदी किनारे आना पड़ेगा, 5 बजे। तो बोला ठीक है। तो गुरु ने अपने शिष्यों को बोला कि ये 25 साल पहले यहाँ से पढ़ के गया है। उसने बोला आपने क्या किया। बोला मैं 25 साल मैंने एक विद्या प्राप्त करने के पीछे योग किया है और आपको योग दिखाना है। बोला चलो। तो उसने क्या बोला कि जब गुरुजी सुबह 5 बजे जो उसने बताया था कि नदी किनारे पे, तो गुरुजी नदी किनारे पे आके खड़े हो गए, तो देखा कि उसका जो शिष्य था वो नदी के वो साइड पे खड़ा था, और बोलते हैं गुरुदेव अब देखो मैं क्या करता हूँ।
तो उसने क्या किया, वहां से नदी के ऊपर से चल के आ रहा था, यानी स्विमिंग करके नहीं, जैसे पैदल चलते हैं ना, चलते वैसा। वैसे चल के आया। हम्म, और उसी टाइम पे एक नाव में दूध वाला था, जो गुरुकुल में दूध देने आता था, वो भी आ रहा था। तो वो भी देख रहा था कि ये तो आदमी चल के आ रहा है और मैं नाव में आ रहा हूँ, दोनों साथ में आके उतरे। तो उसने गुरु को बोला पैर को छू के कि देखिए गुरु, ये 25 साल मैंने लगा दिए इसको विद्या को प्राप्त करने में, कैसे लगी आपको? तभी गुरुजी ने वो नाव वाले को पूछा कि तुम जो सामने से आते हो ये किनारे पे दूध देने के लिए, तो ये नाव वाले को कितना पैसा देते हो? तो उस नाव वाले ने बोला कि महाराज मैं इसको 25 पैसा देता हूँ। वो जमाना था 25 पैसा। बराबर है। बोला महाराज ये नाव वाले को मैं रोज 25 पैसा देता हूँ वो किनारे से ये किनारे में आने में। बराबर। तब गुरु अपने उस चेले को बोलता है कि जो काम 25 पैसे में हो सकता था उसके लिए तूने जवानी के 25 साल लगा दिए। तो मैंने वो महाराज जी को वो बता रहा था कि महाराज जी अगर जो चीज, एक लड्डू, एक पेड़ा, एक जलेबी, एक समोसा जो 5-10 रुपए में मिल सकते थे, उसके लिए आपने 3,500 किलोमीटर की जो तपस्या उसमें मैया से मांग मांग के क्या लिया? और वो मैया भी खुश है कि जो 5 रुपए की चीज में सामने वाला खुश है तो उसको वही दो। तो वो बोली बाली कैसे हुई? वो हम सारे सिंधी गुजराती बिजनेसमैन है, वो तो हमारे से भी आगे निकली कि 3,500 किलोमीटर करने के बाद आपका अनुभव खाली ये है कि मैंने मैया से पेड़े मांगा, मैंने गुलाब जामुन मांगे, मैंने रसगुल्ले मांगे और मैया ने वो दे दिया। तो वो बोली वाली कहाँ पे है? बहुत होशियार है। तो वो गुरु भी हंसने लगे। मैंने आपने 3,500 में क्या कमाया? एक समोसा। वो तो आपने स्टेशन पे जब आए होंगे यात्रा शुरू करने से पहले आपने वही 5-10 रुपए में खा लिया होगा, उसके लिए 3,500 किलोमीटर। तो बोला तो आप क्या मांगते हो? मैं मांगू क्यों, चल रहा हूँ, बराबर, बस मांगना क्यों नहीं है। बराबर। तो उन्होंने बोला कि नहीं सही है। ये मजाक चालू था मेरा।